नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड तैनात। पहलगाम आतंकी हमले पर दायर याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती हैं। 26/11 मुंबई हमला। एनआईए को तहब्बुर राणा की वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल देने की इजाजत मिली। दिल्ली कोर्ट का फैसला। मुंबई में वेब समिट में पीएम मोदी बोले, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान। ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने देश भर में 15 मिनट लाइट ऑफ करके जताया विरोध। और हरियाणा और पंजाब में पानी पर बवाल। बीबीएमबी के डायरेक्टर सेक्रेटरी बदले। पंजाब पुलिस ने डैम पर डेरा डाला। सीएम सैनी बोले, पानी पाकिस्तान चला गया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का ऐलान होते ही विपक्षी नेताओं पर करारा हमला बोला है। साथ ही यह ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। चिराग पासवान ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव आदि नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सहित अन्य दलों ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी। हम सबने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में, लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आजाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आजादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं तो क्या आजादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते, तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया। रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी में सफाई व्यवस्था गंभीर संकट में आ गई है, क्योंकि कचरा कलेक्शन एजेंसी ने डोर टू डोर गाड़ियां भेजना बंद कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि नगर परिषद करीब 1,80,00,000 रुपए का, आपको बता दें 1,80,00,000 रुपए का बकाया है, जिसकी अदायगी लंबे समय से नहीं हुई है। एजेंसी ने बताया कि कई बार नगर परिषद को भुगतान के लिए पत्र भेजे गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके कारण डंपिंग यार्ड और निस्तारण केंद्र पर भी काम बंद कर दिया गया, जिससे शहर में सफाई पूरी तरह से ठप हो गई है। एजेंसी के सुपरवाइजर ओमवीर ने कहा कि 5 महीने से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे स्टाफ की सैलरी भी नहीं की जा पा रही है। नगर परिषद के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ईओ संदीप मलिक और एक्सियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे जो ठेकेदार है उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही पिछले कुछ महीनों से, इस कारणवश हमारी गाड़ियां सब रोक दी गई हैं। कौन पेमेंट कौन नहीं कर रहे? पेमेंट सर जो नगर परिषद है वो नहीं कर रही, इसलिए गाड़ी रोक। हाँ जी। जब तक पेमेंट नहीं होगी, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक उनको पहले नॉलेज में भी डालना था उनकी में कि इस दिन तक, मतलब कोई दिन निर्धारित किया था कि इस दिन तक हमारी पेमेंट हो जाएगी तो हम चला देंगे, तो उस दिन हुई नहीं, इस करके दोबारा रोक दी गई है। ये सब हमारे ठेकेदार जी की 5 महीने से पेमेंट रोकी गई है। वो कहते हैं कि आगे से पेमेंट आएगी तो ड्राइवरों की सैलरी मिल जाएगी। आगे कहाँ से पेमेंट आएगी? अपने नगर परिषद से, उसके बाद ही गाड़ी चलती है। हाँ जी, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। जी इसलिए रोकी गई है, काफ़ी टाइम हो गया, पेमेंट नहीं कर रहे नगर परिषद, 80 बजे से हमारी सैलरी नहीं मिल रही।
जैसे सैलरी मिलेगी पर उनको तो हमारे को सैलरी देंगे जो गाड़ी चलेगी। रुकेंगे अगली अहम खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने के फैसले से जहां पूरा हरियाणा रोष में है, वहीं भगवंत मान अपने इस फैसले को लेकर भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। गुरुवार को अंबाला में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने भगवंत मान पर तीखे तंज कसे। असीम गोयल ने सवाल पूछते हुए कहा कि कहीं भगवंत मान ने यह आदेश रात के समय तो नहीं दे दिए थे। गोयल ने कहा कि भगवंत मान होश में आए। असीम गोयल ने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं पीरों की धरती है, जहां से हमारे गुरुओं ने यह संदेश दिया है कि दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी धरती से पंजाब छोटे भाई हरियाणा का पानी रोक रहा है। असीम गोयल ने कहा कि भगवंत मान को उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है और 2027 में पंजाब की जनता इन्हें विपक्ष में भी देखना पसंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह यमुना मां का श्राप इन्हें दिल्ली में धो गया, वैसे ही पंजाब में पानी का यह मुद्दा भी इन्हें धो देगा। सारे गुरुओं ने संदेश दिया कि कीर्त करो, वर्ण छको, नाम जपो, और उसी धरती पे गुरुओं ने संदेश दिया। आपके ध्यान होगा, लड़ाई हुई, मुगलों के सैनिक लड़ाई में पड़े थे, लेकिन भाई कन्हैया जी ने पानी पिलाने का उन घायलों को भी काम। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति पिता ने, आपको बता दें, कृष्ण मूर्ति ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर जवानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि रोहतक के लोकसभा सांसद व गढ़ी सांपला किलोई के विधायक लापता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा न कभी अपने चुनावी क्षेत्र में आते हैं और न ही चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने जनता का आए। इस बार तो अपने हलके में वोट भी उन्होंने नहीं मांगा। कभी भी भूपेंद्र हुड्डा को विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हरियाणा विधानसभा में उठाते नहीं देखा गया। क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, उनका हल केवल उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही निकाल सकता है। लेकिन विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा केवल चुटकुले और शायरी करते हैं, कभी भी उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि रोहतक से तो सांसद और विधायक लापता है, रोहतक की बजाय दिल्ली में बैठे रहते हैं। यह है कि रोहतक के सांसद और गढ़ी सांपला कलोई के विधायक लापता हैं। मैंने कभी उनको, इलेक्शन को 6 महीने हो गए हैं, कभी उनको गांव में नहीं देखा मैंने, और कभी मैंने उनको किसी लोग आदमी का काम करते देखा। अभी हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं है नहरों में। यह काम विधायक का है, मेंबर पार्लियामेंट का है। रुकेंगे अगली अहम खबर का। पंजाब के जालंधर से अगली खबर है, जहां जालंधर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स के साथ दबिश दी गई। इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैग खंगाले गए। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कासू के तहत पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस, आरपीएफ पुलिस, जीआरपी और डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। पुलिस ने जहां सिविल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़े पुराने वाहनों की जांच की, वहीं संदिग्ध व्यक्तियों की भी तलाशी ली। मामले की जानकारी देते हुए आरपीएफ अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस और जीआरपी की टीम के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है, जहां संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, ऐसे में अगर कोई शक्की व्यक्ति काबू किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अहम खबर है, 4 साल की मासूम संग दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक खबर, युवक ने मासूम संग दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। शादी समारोह में अपने परिवार संग गांव पहुंची थी मासूम। शादी समारोह में मौका देख युवक ने हैवानियत की है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शादी समारोह में अपने परिवार संग गांव पहुंची थी मासूम। इस दौरान मासूम से हैवानियत की गई है। शादी समारोह में मौका देखकर युवक ने हैवानियत की है। आज दिनांक 1 मई 2025 को थाना मुस्करा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि बीती रात वह
अपने परिवार के साथ शादी समारोह में सम्मिलित होने आया था और शादी समारोह के दौरान दीपू पुत्र गयासी ने उसकी 4 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली अहम खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अहम खबर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर चलाने के बाद हरकत में आई गाजियाबाद पुलिस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस पर एक विशेष चर्चा के न्यूज इंडिया पर इस खबर को लेकर हुई और उस गंभीर चर्चा के बाद उस खबर के असर के बाद अब प्रशासन जागा है और खबर का असर साफ तौर पर हुआ। संतोष मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। मेडिकल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। गाजियाबाद से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खबर चलाने के बाद हरकत में आई गाजियाबाद पुलिस और के न्यूज इंडिया के खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जयबीर मावी हमारे संवाददाता अहम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयबीर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस खबर को के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था। क्या कुछ अहम अपडेट है? न्यूज इंडिया लगातार पहले दिन से यानी कि जब से घटना हुई थी तभी से इस खबर को लगातार चला रहा था और आज इस खबर पर प्रमुखता से खबर जब चलाई गई, मुद्दा उठाया गया, तो उसके बाद जब खबर चली है तो उसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई है और 2 आरोपी जिनके नाम समीर है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी हालांकि एक आरोपी अभी फरार है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और लगातार जल्द से जल्द उस तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने का प्रयास करे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, एक पीड़ित छात्रा का जो मुद्दा था, जिस तरह से पीड़ित छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो रही थी और शिकायत के बाद उसके ममेरे भाई प्रयास आर्य के पर हमला किया गया था, तभी से ही लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था और प्रशासन से भी के न्यूज संवाददाता लगातार मुलाकात कर रहे थे और लगातार इस खबर पर अपडेट ले रहे थे। आज खबर चलने के बाद गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जो तीसरा फरार आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। जी बिल्कुल जयबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और खबर का असर हुआ है। आज जनहित में विशेष चर्चा इस मुद्दे पर के न्यूज इंडिया ने की और इसका बड़ा असर देखने को मिला है। गाजियाबाद प्रशासन हरकत में आया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी खबर। कई दिनों से छात्रा को सोहदे परेशान कर रहे थे और लगातार और अब जाकर खबर का असर हुआ है और 2 लोगों को हिरासत में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और अगली अहम खबर कानपुर से। आपको बता दें, 30 अप्रैल को घोषित आईसीएसई और आईएससी परिणामों में सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के छात्रों ने शानदार परिणाम दिए हैं। साइंस स्ट्रीम की छात्रा इन्या द्विवेदी 12वीं कक्षा में 99.25% के साथ कानपुर की टॉपर बनी। डॉक्टर परिवार में रहने वाली इन्या भी डॉक्टर बनकर जनसेवा करना चाहती है। रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने के साथ सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाने के कारण इन्या को यह सफलता हासिल हुई है। इन्या संयुक्त परिवार में रहती हैं। कानपुर टॉपर इन्या नाना डॉक्टर JN द्विवेदी, नानी डॉक्टर रीता द्विवेदी, मां डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी और पिता डॉक्टर महेश द्विवेदी के साथ रहती है। इन्या नीट की तैयारी कर रही हैं और के न्यूज इंडिया संवाददाता सारिका गुप्ता ने कानपुर टॉपर इन्या द्विवेदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान कानपुर की टॉपर इन्या द्विवेदी ने, आपको सुनाते हैं। आईएससी में जयपुरिया की इन्या द्विवेदी कानपुर टॉपर बनी है और इन्या के पास आज के न्यूज की टीम पहुंच गई और उससे बातचीत कर लेते हैं। इन्या कैसा महसूस कर रहे हैं और कितने परसेंटेज मार्क्स जो है गेन करें?
मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आईएससी एग्ज़ाम्स में 99.25% मार्क्स गेन करे हैं और सब लोग ही बहुत खुश हैं। हम लोगों को इस इतने अच्छे रिज़ल्ट की तो महत्वाकांक्षा नहीं रखी थी। अच्छा रिज़ल्ट तो सोचा ही था, लेकिन इतना अच्छा होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? वैसे तो जयपुरिया स्कूल हर बार कहीं ना कहीं उसका कोई टॉपर रहता ही है। इस सफलता का क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे परिवार को ही जाता है। उन लोगों ने हर कदम पे मेरा सपोर्ट करा। मम्मा, नाना जी, नानी सब ध्यान रखा, पापा सब लोगों ने ही बहुत ध्यान रखा और मेरा स्कूल, ऑफ कोर्स स्कूल तो इतना सपोर्टिव था। सबने इतना ध्यान रखा, कोऑपरेट करा, सपोर्ट करा और जो भी मेरी ज़रूरतें थी पढ़ाई को लेके, मेरे लक्ष्य को लेके, सब कुछ उन्होंने ध्यान रखा। अब आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि अब 12th हो गया है, तो अब आगे क्या कुछ एम है? एम बस अब संडे को मेरा नीट का एग्ज़ाम है, तो फिर आगे मैं एमबीबीएस का कोर्स परस्यू करना चाहूँगी। नीट का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए तो बस एक अच्छा कॉलेज और फिर डॉक्टर मेरे नाम के आगे। अच्छा, कितनी कुछ मेहनत करी है इस अच्छी से मार्क्स को अचीव करने के लिए और कितनी सोशल मीडिया से दूरियां बनाई हैं? हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगती है कोई भी काम अच्छा करने के लिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाना भी मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाकर मुझे ऐसा लगता था कि और लोग बहुत मतलब अपने बहुत मज़े कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो फिर कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि हम कुछ खो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो फिर इस वजह से मैंने 11th में आने के बाद सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना ली थी और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है उसके फल मुझे प्राप्त हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि दिन में मतलब पूरे दिन ही लगभग पढ़ाई करनी पड़ती थी, चाहे स्कूल में या फिर घर पे अपने आप। तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ते थे और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिससे डर लगता है और कौन सा अच्छा सब्जेक्ट रहा है जिससे बहुत मजा आती हो पढ़ने में? दिन में वही 6-7 घंटे ऐसे पढ़ाई हो जाती थी और एंड में जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे वैसे वैसे और पढ़ाई बढ़ानी पड़ी और डर तो वैसे किसी सब्जेक्ट से नहीं लगता था। टीचर्स इतना हेल्प करते थे, मतलब सब लोग में टीचर बोलते थे कि 20 क्वेश्चन सीख के और 200 क्वेश्चन करने वाला बनना है। तो फिर मैं अपने आप क्वेश्चंस करती थी और इस वजह से मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती थी, तो डर नहीं लगता था। स्टार्टिंग में फिजिक्स मुश्किल लगती थी, लेकिन एंड तक आते आते वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, तभी उसमें 100 मार्क्स आए। और बाकी इंग्लिश हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इंग्लिश तो मतलब वो तो पढ़ने में मज़ा आता था, तो बस यही था। लास्ट सवाल कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि ये तो बहुत छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं। मतलब सच बताऊँ तो मैंने कभी अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाला कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में फर्स्ट ही आना है या इतने ही मार्क्स लाने हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं करने के लिए, बहुत कुछ अभी अचीव करना है, पूरी लाइफ पड़ी है और इसका कोई ऐसा सच क्या बोला जाए सिग्निफिकेंस नहीं है लाइफ में, क्योंकि अभी तो हम लोग कॉलेज भी जाने के लिए दूसरे एग्ज़ाम्स देंगे और भी जो भी आगे करना है उसके लिए अलग-अलग स्किल्स ऑन करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट एज़ अपोज़ टू ये एग्ज़ाम्स। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल की छात्रा इनिया द्विवेदी ने आईएससी 12वीं में 99.25% अंक पाकर सिटी टॉप किया है, यानी कि कानपुर जनपद में टॉप किया है। तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें, आईएससी से 12वीं में कानपुर टॉप करने वाली इनिया द्विवेदी की सफलता पर उनकी मां डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी और नानी डॉक्टर रीता द्विवेदी का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। माता जी भी हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, इनिया इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हैं, कानपुर की टॉपर बनी है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? बहुत खुशी है मुझे, मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाई है और
कड़ी मेहनत ही किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ एक तो है, वो है कड़ी मेहनत। बहुत मेहनत की मेरी बेटी ने और उसको फल अच्छे से मिला। कितने घंटे पढ़ती थी और सोशल मीडिया टीवी का कितना यूज करती थी, कंप्यूटर का कितना यूज करती थी? बिल्कुल हमारे घर में टीवी नहीं चला, मैंने अपने घर से टीवी हटवा दिया था। सोशल मीडिया पे भी मेरी बेटी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, इनफैक्ट मैं भी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। और बच्चे ने पूरी जी तोड़ मेहनत की जिसका उससे फल मिला है। इन्या की जो नानी है वो भी कहीं ना कहीं जब इन्या की टॉपर बनने की खबर सुनी है तो वो यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इन्या ने टॉप कर लिया है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मतलब वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा खुशी हुई नाना नानी दोनों को, क्योंकि हमने उसको बचपन से पाला है। तो मेरे पास काफी टाइम वो गुजारती थी। उसकी ये लोग रहते तो मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन वो चूंकि उसकी माँ डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल जाती थी, तो यहाँ पे छोड़ के स्कूल से भी वो मेरे पास ही आती थी। तो उसने मेरे साथ बहुत टाइम गुजारा है। तो आंटी आपसे ये पूछना चाहेंगे, इन्हें सोशल मीडिया से कितना दूर रहती थी, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया से दूर रहना एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया से काफी दूर रहती थी वो। जब कभी उसके फ्रेंड्स का फोन आ जाता था तभी अटेंड करती थी, या बहुत जरूरी बात होती थी तो अपने टीचर्स से बात करती थी। बाकी उसने कभी कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। आपके बैकग्राउंड जो है उसमें काफी डॉक्टर हैं, सभी लोग डॉक्टर हैं, और इन्या का अलग है कुछ एम, तो फिर नहीं, इन्या का एम अलग नहीं है, वो भी डॉक्टर बन के ही समाज सेवा करना चाहती है। उसका तो फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग डॉक्टर होने के बावजूद भी जो कानपुर की टॉपर हैं उनका भी एम यही है कि डॉक्टर बनकर वो समाज की सेवा कर सके। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अगली अहम खबर जालौन से, जहां परिवार का पालन पोषण और बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर महिलाओं के कड़े संघर्ष का विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां अपने परिवार का पालन पोषण करने को लेकर तकरीबन 4 से 5 फीमेल्स को रात दिन रिक्शा चलाते देखा जा रहा है, जिनसे मालूम करने पर उन्होंने बताया कि अपना और अपने बच्चों के पेट पालने को लेकर जब कोई काम नहीं मिला तो रिक्शा ले लिया। बता दें कि महिला मिशन शक्ति को लेकर लगातार जागरूक करने वाले कार्यक्रम का असर हुआ है। जालौन में साफ तौर पर यह असर दिखाई दे रहा है, जहां पर महिलाओं को मिशन शक्ति से मिली ताकत से आज वह अपने परिवार को पालन पोषण अच्छे से कर रही हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाओं ने साफ तौर से कहा कि महिलाएं अपनी इच्छा शक्ति से मेहनत कर रही हैं, कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है, वह अपने पेट पालने को लेकर कड़ी मेहनत कर सकती हैं और पुरुषों के साथ उनके वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो महिला मिशन शक्ति जो सरकार ने ये योजना चलाई है उससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। गायत्री जी, कब से रिक्शा चला रहे हैं आप और इसमें क्या कठिनाई मिल रही है आपको इसमें चलाने? 2 साल से चला रहे हैं रिक्शा, कोई कठिनाई नहीं मिली। कोई कठिनाई नहीं है? नहीं। कितना कमा लेते हैं आप? 500-600 700। अच्छा, कहीं और आता आपको मिलती है इसके अलावा? ये सरकारी कोई सहायता मिलती है? कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली कोई भी। कुछ नहीं। कितना कमा ले? 400-500 कमा लेते आप इसमें? इतना कमा लेते हैं। तो क्या परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम परिवार में पूरे 6 लोग हैं, 4 बच्चे 2 हम। 2 तुम। तो पति क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं। वो भी रिक्शा चलाते हैं? महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई कुछ अपने हाथों से सक्षम रहिए कमाने के लिए। ये नहीं कि हम घर पे रहें 2-4 बातें सुने, नहीं, सुनना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश। विमलेश विमलेश जी, आप कब से रिक्शा चला रही है? 1 साल हो गया। अच्छा, आप कैसे रिक्शा सीखा और क्यों चला रहा है रिक्शा? मेरे हस्बैंड नहीं है। अच्छा। और मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। तो मेरे घर में रिक्शा रखते, पहले मेरे हस्बैंड ही चलाते थे ये रिक्शा। अच्छा। हाँ, तो रिक्शा रखा था, दूसरे के साथ में रह के मैंने सीखा। अच्छा। और फिर चलाने लग गए। अच्छा, रिक्शा चलाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं। तो वो बस कभी कभार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं करता वैसे। अच्छा, रात दिन चलाते आप लोग के? मतलब दिन में ही चला? 10। कितना कमा लेती है इसमें? इतने कभी 300 कभी 400। मैं घर से लेट निकलती हूँ। अच्छा। हाँ, कभी 400 कभी 500, कभी मतलब जैसे सवारी मिल गई वैसे ही कमा लेती हूँ। अरे गवर्नमेंट का फिर किसी किस्म की भी सहायता मिलती है आपको क्या? नहीं, अभी ऐसी कुछ नहीं मिलती? नहीं।
कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर 4 से 5 ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करने को लेकर लगातार मेहनत कर रही है, चाहे वो दुकान खोले हो या बिजनेस करती हो या फिर रिक्शा चलाती हो। जैसी कड़ी मेहनत, धूप हो या छाई हो या बारिश हो या रात हो, रात दिन मेहनत करने वाली महिलाओं का एक वीडियो विशेष करने वाला सामने आया है, जिसमें महिलाओं ने साफ तौर से ये कहा है कि हम लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पालन पोषण को लेकर पुरुष अगर काम करते हैं, उस तरीके से हम लोग भी काम कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं के किसी के पति नहीं है तो किसी के पति की तबीयत खराब है तो या परिवार जाता है, जिसको लेकर पालन पोषण करने को लेकर महिलाओं ने अपने पतियों के साथ देना और परिवार का साथ देने उठाने का जो बीड़ा उठाया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मिशन शक्ति जागरूक मिशन जो चलाया जा रहा था शासन प्रशासन द्वारा, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट साफ तौर से नजर आ रहा है, जिसमें महिलाएं लगातार मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। और महिलाओं का अगर बात कर ले तो जिस तरीके से वो रिक्शा चलाकर लोगों को जागरूक करने की जो बात कर रही है, जो संदेश दे रही है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर से नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन लोगों की मैंने या सरकार द्वारा तो कोई और मदद नहीं की, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। फिलहाल खबर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के जलालाबाद में पहली बार 2 और 3 मई को राफेल, मिराज और जगुआर लड़ाकू विमान उतरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सैकड़ों लोग इसके साक्षी बनेंगे। नाइट लैंडिंग शो के कारण कटरा जलालाबाद मार्ग 2 मई को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहे। 2 मई को प्रातः 8 बजे से वायुसेना की ओर से FLC प्रारंभ होगी। सुबह 9:45 से 10:30 बजे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा लैंडिंग शो का आयोजन किया जाएगा। जलालाबाद के गांव पीरू के पास स्थित 3.5 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर 2 और 3 मई को होने वाले भारतीय वायुसेना के अभ्यास की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और SP राजेश द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएम ने निराश्रित गौवंश प्रबंधन, CCTV कैमरे की व्यवस्था एवं स्कूली बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए। देखिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे पे हवाई पट्टी बनी हुई है वो लगभग 3.5 किलोमीटर की लंबाई में है और उसका टोटल अगर ले लेंगे तो 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप के साथ होता है। वहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा 2 और 3 मई को अभ्यास किया जाएगा, जिसमें जितने भी उनके लड़ाकू विमान हैं, रफाल, जगुआर, मिराज, मिग, सारे सुखोई, सारे वहाँ पे आएंगे और एक विमान टच भी करेगा, बाकी विमान ऊपर से निकलेंगे। पैराट्रूपिंग भी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से कमांडो नीचे की ओर उतरते हैं, तो सारी चीज़ें होंगी और उसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। एयरफोर्स की जो भी डिमांड थी वहाँ पे बेस हॉस्पिटल बनाने की, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाने की, क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हो रही है, हमारे ज़िले का बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार जो है नाइट लैंडिंग भी हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरदोई से है, जहां सपाइयों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थन में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सराफत अली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपा नेता इस दौरान प्रदर्शनकारी करणी सेना मुर्दाबाद सहित अन्य नारे भी लगा रहे थे। खबर बिजनौर से है, जहां मेरठ पौड़ी हाईवे पर बैराज के पास स्थित हेमराज कॉलोनी के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 13 दिनों से अंडरपास की मांग को लेकर धरने पर बैठे। उनका कहना है कि हाईवे के निर्माण के दौरान इन इलाके में अंडरपास का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीण सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सके। धरने की सूचना पर बिजनौर के सांसद चंदन चौहान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि अंडरपास का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में गुस्सा है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने हापुड़ में अनोखे तरीके से विरोध दर्ज करते हुए पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली। सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसान यूनियन ने दर्जनों गाँव में पाकिस्तान की अर्थी घुमाई। सबसे आगे चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर जूते की माला से सजी पाकिस्तान की अर्थी रखी गई थी, जिसे ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक रूप से जूते मारते हुए गांव घुमाया। किसान यूनियन ने इस प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान की कायराना हरकत की खिलाफत और विरोध किया।
सीतापुर के जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बाढ़ की तैयारियों के तहत लहरपुर तहसील के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शारदा नदी परियोजना की गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों के निर्देश दिए हैं। गाजर क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक के दुर्गम रास्तों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बाढ़ के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया। कोलूपुरवा में 4.5 किलोमीटर लंबी ड्रेजिंग कार्य का भी निरीक्षण किया और नदी की धारा शिफ्ट करने की योजना पर चर्चा की। आज एसपी केशव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लुटेरी दुल्हन गैंग के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी केशव कुमार ने बताया कि वसखारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। बीते बुधवार को वसखारी पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। लुटेरी दुल्हन समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 72,000 रुपए नगद, एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल फोन और 3 जाली आधार कार्ड बरामद हुए हैं। शादी के नाम पर ठगी करने वाली मुख्य अभियुक्त गुलसाना रियाज खान उर्फ सीमा उर्फ काजल सहित कुल 9 अभियुक्तों को कसदहा गौशाला के पीछे बुधवार सुबह करीब 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में सभी ने जुर्म स्वीकार किया। गिरोह ने बताया कि वह हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में रहने वाले लोगों से संपर्क कर शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठते थे। 29 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक निवासी सोनू से 80,000 रुपए में शादी तय कराई गई। शादी नहीं कराई गई और रुपया आपस में बांट लिए गए। राज्य गैंग जो है उसको वर्कआउट किया गया है, बस्ट किया गया है। इसका हम नाम जो है लुटेरी दुल्हन गैंग, इस गैंग का हम नाम दे सकते हैं, जिसमें इस गैंग के सक्रिय सदस्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों में शादी करने के नाम पे लोगों को एल्योर किया जाता था, उनको शादी करने के नाम पे बुलाया जाता था और गैंग के ही एक महिला सदस्य जो थी वो शादी किया जाता था और शादी के बाद जो है उसी के समय या तो इनके गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा आके उस दुल्हन को साथ में भगा के लेके चले जाते थे ये लोग, या तो वो दुल्हन खुद ही फरार हो जाती थी। इसी प्रकार का मोडस ऑपरेंडी जो है वसखारी थाना क्षेत्र में भी सूचना मिली थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध जारी है। बंगाल में इस कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क गई और हिंसा में 3 लोगों की जान भी चली गई। अब वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को नए तरीके से विरोध दर्ज कराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को रात 9 बजे और 9 बजे से 9:15 तक लाइटें बंद करने के अभियान की घोषणा की थी, जिसका असर सहारनपुर में भी देखने को मिला, जहां लोगों ने घर की लाइटें बुधवार रात को 15 मिनट के लिए बंद रखी। इस दौरान सपा नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन के तहत अपने आवास की लाइटें बंद की। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये आह्वान सफल रहा। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक बिल मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट से पास कराया था वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक, जिसकी मुखालफत तमाम सेकुलर लोग और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोग, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और इसी मुखालफत की कड़ी में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो आज एक कॉल की थी कि रात में 9 बजे से और 9:15 बजे तक आप अपने घरों की लाइट को गुल रखें, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एटा के आरटीओ कार्यालय के बाहर एक हादसा हुआ है जब बस चालक फिटनेस कराकर ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान अलीगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रक ने पीछे से बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चालक घायल हो गया और बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। देहात कोतवाली पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में भारत नेपाल के बीच वनों
वन्य जीवों और जैव विविधता से जुड़े एक महत्वपूर्ण सीमा पार समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन्य जीव गलियारे के संरक्षण और पशु निगरानी में सहयोग बढ़ाना था। बैठक में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और दोनों देशों के बीच वन्य जीव सुरक्षा और तस्करी रोकने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच चुनौतियां समान हैं, खासकर वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर। बैठक में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इंडो नेपाल के बीच हुई साझा सीमा बैठक का प्राथमिक उद्देश्य वन्य जीव गलियारे के संरक्षण और पशु निगरानी पर सहयोग बढ़ाना रहा। सीमा पार क्षेत्रों में वनों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना और संयुक्त प्रबंधन रणनीति विकसित करने पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक संस्थानों की भूमिका को मजबूत करने पर भी उतना ही महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। इंडिया टू नेपाल, उनमें से कोई लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं। नेपाल में क्राइम करके कोई इंडिया आ जाते हैं और इंडिया क्राइम करके नेपाल जाते हैं। तो इस समस्या से कैसे हम मुकाबला करें, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसमें दोनों देश के पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम कैसे एक अर्का के कोऑपरेट कर सकते हैं, इसी मेन टॉपिक में आज हमारे बीच में डिस्कस हुआ है। इसमें अब चैलेंजेस क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम किन किन विषय वस्तु में रहकर एक अर्का को कोऑपरेशन कर सकते हैं। भारत नेपाल के बीच वन्य जीव प्रबंधन को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। वनों और वन्य जीवों को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। शोध कार्यों में दोनों देश एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, इसके अलावा एलिफेंट और टाइगर कॉरिडोर में क्या कुछ नए काम हो सकते हैं, इसको लेकर कई सकारात्मक कदम उठाने पर सहमति बनी। आज भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रांसबाउंड्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें नेपालीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन आया है, जिनके साथ हमने वन और वन्यजीव प्रबंधन के दृष्टिकोण से अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जो वनाधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया है। तो इस पूरी बैठक का जो मुख्य बिंदु था वो कॉरिडोर्स का निर्बाध रूप से मेंटेन करना, उनमें जंगली जानवरों की आवाजाही सुनिश्चित करना, इस पर हमने बात की है। इसके अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जो आसूचना आपस में आदान प्रदान करना है वन अपराधों से संबंधित, उसके बारे में बड़ी सार्थक बातें हुई हैं, सहमति बनी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा उत्तराखंड से भी मिलती है और नेपाल से भी, लिहाजा इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कहा कि इंडो नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश के बीच चुनौतियां एक जैसी हैं, खासकर वन्य जीवों की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती। इसको देखते हुए उत्तराखंड और नेपाल के वन अधिकारियों से आपस में विचार साझा किए जा रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा जो है वो उत्तराखंड स्टेट से भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। इस प्रकार की मीटिंगें हम लोग जो है साल में 2 बार कराते हैं। पीलीभीत में पिछले साल में 2 बार हो चुकी है, क्योंकि समस्याएं हम लोग की कॉमन है और उसका समाधान भी हम लोग एक साथ निकालते हैं। तो जो हमारा अनुभव वहाँ पीलीभीत का रहा है उसको यहाँ पे साझा करने के लिए, और जो यहाँ नए इश्यूज आते थे उनको हम लोग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं, उसके लिए हम इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने आए थे। तो देखिए, मुख्यतः तो ये बात हुई है कि हमारा जो क्रॉस बाउंड्री इश्यूज जो हैं, जो कॉमन है, जैसे कि पोचिंग का रिस्क रहता है, तो जो हमारे अपराधी हैं उनके बारे में सूचना का आदान प्रदान करना, जो टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सूचना का आदान प्रदान करना। नेपाल और भारत की वन्य सीमा पर वन्य जीव तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने के लिहाज से इंडो नेपाल के वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। यदि दोनों देशों के बीच कुछ सकारात्मक निर्णय निकला तो भविष्य में इंडो नेपाल सीमा पर वन्य जीवों की तस्करी और वन्य अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। हम रुक करेंगे अगले अहम खबर का। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एंकर पैनासोनिक कंपनी में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जारी कर्मचारी आंदोलन अब 16 की दिशा में बढ़ता दिख रहा है।
3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की आज उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ बैठक हुई, जिसमें वेतन संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। बैठक में कंपनी मैनेजमेंट और कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपने अपने पक्ष रखे। वहीं एसडीएम ने सभी बातों को गंभीरता से सुना। तीनों पक्षों की बातचीत और सकारात्मक तीनों पक्षों की बातचीत रही और अब यह तय हुआ है कि मामले के अंतिम समाधान के लिए कल सुबह एक और बैठक होगी। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। एंकर पैनासोनिक की जो कर्मचारी है उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज वार्ता के लिए मैनेजमेंट को और इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया, वार्ता हुई है और इनकी जो मेन डिमांड है कि इनकी सैलरी इंक्रीज होनी है, उसके संबंध में मैनेजमेंट द्वारा ये बताया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक ये अपना डिसीजन बताएंगे और कल सुबह 10 बजे इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। डिमांड ये है कि जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और कर्मचारियों की डिमांड है कि इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन पर एएसपी अभय सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की है। सरकारी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजीव चौहान गांधी द्वारा गठित टीम को छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं मिली है। केंद्र का स्टाफ जांच अधिकारियों को मांगे गए कई दस्तावेज नहीं दिखा सके हैं। सीएमएस ने बताया कि केंद्र पर प्रशिक्षित चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ नहीं मिला है, साथ ही मानक के मुताबिक दवाइयां भी नहीं थी। इसके अलावा क्षमता से अधिक मरीज भी भर्ती मिले। उन्होंने ऊपर से निर्देश मिलने पर केंद्र को सील किए जाने की बात स्वीकार की। भी जो है उस दिन जो है शाम के 6 बजे के आसपास जो है आईजी कुमाऊं मंडल आई हुई थी और उसके साथ जो थे हमारे एसपी साहब जो थे वो आए हुए थे। तो उन्होंने कुछ शिकायत के चलते हुए वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन मुझे भी बुलाया गया बाद में। तो मैंने देखा है कुछ कागज़ मैंने कलेक्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जैसा भी होगा रिपोर्ट उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। जो भी खामियां मिलती हैं, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो है हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर। नैनीताल में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही नैनीताल पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा न केवल तत्काल एफआईआर दर्ज की गई बल्कि आरोपित को त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्कर्म मामले के विरोध में नैनीताल के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहे, तो वहीं स्कूल में भी छुट्टी घोषित कर दी गई। घटना से आक्रोशित हिंदुवादी संगठनों ने नगर में रैली निकालकर आयुक्त कार्यालय कूच किया, जहां आरोपी के खिलाफ आयुक्त दीपक रावत को एक ज्ञापन देकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से देखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हम ये भेज रहे हैं इसका सारे शहरवासी, व्यापारी, होटल, एडवोकेट्स सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नैनीताल में आज तक कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जो आरोपी है वो अनसेफ जोन में उसका घर है और आज तक उसका अनसेफ जोन में घर किस कारणों से बचा और उस पर निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। डेमोग्राफी बदल रही है, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने उचित मंचों पर इसका विरोध किया है, हमने लिख करके भी दिया प्रशासन को, शासन को, सभी को दिया है। और उसकी यह परिणति है कि इतनी बड़ी घटना नैनीताल के अंदर हुई है, जो कि नैनीताल इतना शांत शहर है, पूरे देश के अंदर नैनीताल का एक नाम है। नैनीताल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बाहर से आए हुए कुछ लोग अपने अधर्मिता को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और उनकी अधर्मिता को किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और जो आक्रोश आज नैनीताल के लोगों ने, नैनीताल की संभ्रांत जनता ने, बुद्धिजीवियों ने आज स्वयं अपने बाजारों को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके दिखाया है। जो ये घटना कल रिपोर्ट हुई, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है और कानून अपना काम इसमें करेगा। जो कठोरतम कार्रवाई जो कानून में है उसमें की जाएगी। और दूसरी ये बात कि इस घटना को लेके किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर मंडल में कहीं भी ना हो, इसमें सभी एसएसपी से, डीएम से मेरी खुद बात हुई है। ऐसे स्थान जो किसी भी तरह से संवेदनशील हैं वहाँ पे विशेष चौकसी। नैनीताल में जो लोग आ रहे हैं, बहुत सी जगहों पे हमारी सीमा अन्य राज्यों से लगी है, यूपी के विशेषकर कुछ ज़िले हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल को जनगणना कराने से जुड़ा एक बयान दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मोदी सरकार के अगली जनगणना के जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी, ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना से सामाजिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोने ने कहा कि इस जनगणना को कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में देख रही हूँ। आज से नहीं, सालों साल से हम लोगों के कश्मीरी शॉल और गरम ये जीत के रूप में देख रही हूँ मैं, इंडिया ब्लॉक की जीत के रूप में, माननीय राहुल गांधी जी की जीत के रूप में, कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में और सामाजिक और न्याय की और संविधान की जीत के रूप में देख रही हूँ। क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति या उसकी धुरी होता है सामाजिक न्याय। यदि समाज में ही खाई बन जाएगी, जो पार्टी ना जाए, तो फिर उस समाज का विकास संभव नहीं है। ऐसे में यदि आपको देश में नीतियां बनानी है, यदि आपको संसाधनों का अलॉटमेंट करना है, तो आप इसी बिना पर कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किस समाज की या किस पंथ, किस वर्ग, किस समुदाय की कितनी भागीदारी है, कितनी आबादी है, उसी तरह से आप उसका प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी तय करेंगे। तो पिछले 1.5 वर्ष से लगातार संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी, चाहे रोकर कराइए, चाहे हंसकर कराइए। ये नीड ऑफ द आवर है, ये हमारे जैसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के लिए बहुत लाजमी हो जाता है कि आप जातिगत जनगणना कराएं। और कल इस पर मुहर लगा दी गई है और कहीं ना कहीं इसको मैं एक जीत के रूप में देखती हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए मुफ्ती वजाहत कासमी ने वक्फ सुधार संशोधन को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को बिना पूरी जानकारी के मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मुफ्ती ने अपील की है कि समाज पहले वक्फ संशोधन बिल को पढ़े, समझे और फिर प्रतिक्रिया दे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। आवश्यकता के चलते यह संशोधन लाया गया है और यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने विरोध के नाम पर समाज को गुमराह न करने की चेतावनी दी। वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होंगी, वक्फ का हिसाब ऑडिट होगा और वक्फ के हिसाब में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो जिसके लिए वो दान की गई है तो ऑटोमेटिकली उसको फायदा होगा। ना आज तक वक्फ का हिसाब ऑडिट होता था, इसलिए वक्फ में करप्शन बड़े पैमाने पर हुआ और ना आज तक ये अंदाजा था कि वक्फ बोर्ड की क्या आमदनी है, बल्कि सरकार से उल्टा ग्रांट लेकर के अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देकर के वक्फ बोर्ड काम चला रहा था। इसलिए सब चीजों की जरूरत पड़ी है कि हिसाब ऑडिट हो और सारी चीजें जो है वो आईने की तरह साफ हो। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली को बेहद सफल करार दे रही, तो वहीं भाजपा ने इसे राहुल सोनिया बचाओ रैली कहा है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा था, किसी ने भी संगठन या कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं कही। जो पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दे पाई, जिसने उनकी एक फोटो तक संसद में नहीं लगने दी, वो संविधान बचाने की बात कर रही है। कि हर चीज का श्रेय लेने की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस को। 2011 में जब जनगणना हुई तो कांग्रेस ने क्यों नहीं जाति जनगणना कराई उस वक्त? आज प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, श्रेय की बात अगर कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने जब 2011 में जनगणना कराई थी तो उस वक्त भी इन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई, तो आज जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि राहुल जी जाति जनगणना के लिए बोलते थे, इसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, सभी वर्गों को इसमें समाहित किया जाए, क्योंकि जो आरक्षण होना है, जो आरक्षण महिलाओं को भी होना है, चाहे जाति समीकरण के हिसाब से भी होना, तो मुझे लगता है जाति जनगणना भी इसमें जरूरी है। और जनगणना होने के साथ साथ जाति जनगणना अलग से नहीं होती, बल्कि इसमें साथ ही साथ होती है। करेंगे अगली खबर का। विभिन्न संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मुख्यालय पौड़ी के कलेक्ट्रेट के सभी मजदूरों के अधिकारों और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि यह दिन मजदूर के संघर्षों और उपलब्धियों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 1886 को अमेरिका में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए हुई हड़ताल के बाद 1889 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस मौके पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मजदूर वर्ग के हकों के लिए आवाज उठाने का लोगों से आह्वान भी किया। आज का दिन
बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस देश का दुर्भाग्य है कि काम न करने वाले को सम्मान दिया जाता है और काम करने वाले का अपमान किया जाता है। मजदूर जो देश की रीढ़ हैं, जो पूरा देश चला रहे हैं और नेता लोग ये समझ रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं, पूरी जो हमारी जो ये प्रोडक्शन है ये मजदूरों के बल पे है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। रही आज मजदूर दिवस की बात, तो 1884 में यह संगठन जो है कनाडा और अमेरिका ट्रेड संगठनों ने एक संगठन बनाया था और 1886 में इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में कई मजदूर मारे गए थे और इस तरह से वहाँ पे हुआ क्या कि एक बम फट गया और पुलिस वालों ने जो है बहुत बुरी तरह से मजदूरों को पीट दिया। कई मजदूर घायल हुए और कई मजदूर उसमें मारे गए। ऐसी स्थिति में जो है मजदूरों ने जो है अपना आंदोलन जारी रखा और इसके बाद जो है 1989 में पेरिस में फिर ये संगठन जो है इनकी एक आगे आया और 1990 में इनको फिर सफलता मिली। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है 1 मई और पूरे दुनिया में मनाया जाता है और जिस तरीके से हम लोग विभिन्न धार्मिक आयोजन करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, उससे भी बड़ा ये जो है मजदूरों का त्यौहार है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद पहले जो है मजदूरों की बहुत बुरी दशाएं होती थी और लोग काम करते हुए जो है अपनी काम की दशाओं में सुधार के लिए निरंतर लड़ते रहे। बहुत लोगों ने उत्पीड़न झेला होगा, कईयों की नौकरी गई होगी, कईयों की जाने गई थी और उसके बाद जो है जब वो एक आवाज़ जो आंदोलन बन गया और तमाम किस्म के जो कारपोरेट थे उन जमानों में उनको झुकना पड़ा था। तो 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में श्रम कानून और 8 घंटे की ड्यूटी को लागू करने के लिए हजारों लाखों जो है श्रमिकों ने जो है हड़ताल की थी। उस दिन से जो है ये मई डे मनाया जाता है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। जो आज जो मई दिवस है, आज हम मई दिवस मना रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो भी मारे गए हैं उस आंदोलन में मारे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए माने गए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।